आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और आपके साथ मैं सुप्रिया भारती। चुनावी कुरुक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलए अरुण सिन्हा जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं बिहार के वर्तमान परिदृश्य के बारे में। उम्मीद करते हैं मेरे हर सवाल का जवाब ये बिना किसी लाग लपेटे के और बहुत ही ईमानदारी के साथ देंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। नमस्ते सर, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक करियर से। जी बताइए। देखिए, मैं अभी बता भी रहा था कि जब मैं बहुत बचपन की बात मुझे याद आती है, 10 बरस का मैं होऊंगा, तो घर से दूध लाने के लिए मुझे कहा जाता था और बर्तन देखिए सामने दूध, तो खटाल दूरी पर थी और गोरखपुर में मैं था उस समय। और बीच में शाखा लगा करती थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और वो हमको आकर्षण का केंद्र रास्ते में, और मैं दूध का बर्तन रख देता था और उसके खेल में भाग लेता था। और फिर जब वो लोग गीत गाते थे देशभक्ति का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रेरक लगता था। और उसी समय देश के प्रति, एक देशभक्ति के प्रति जो एक जज्बा ठीक कहा आपने, वो भीतर से बनने लगी। उसके बाद रामायण, महाभारत और गीता प्रेस की किताबें, ये सब उसमें बड़ी अच्छे वीरता भरी और देशभक्ति भरी कथाएं थी। उसको पढ़ने के बाद एक उस तरफ प्रेरणा बनी और वहीं से उसी तरह का संस्कार मेरा डेवलप हुआ। आगे चलकर मैं पटना आया, और पटना में जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट, मुझे याद है मैं लॉ कॉलेज का जब विद्यार्थी था पटना लॉ कॉलेज में, तो उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के कांटेक्ट में आया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और नगर मंत्री के रूप में मैंने जिम्मेवारी लिया इसी पटना में, और बेहतर काम भी किया हम लोगों ने कहा। उसके बाद फिर मैं अपने काम धाम में लग गया, और संघ से, विद्यार्थी परिषद से, जनसंघ से, और बाद में जो अभी भारतीय जनता पार्टी है इसके से संबंध बना रहा है, इनके लोगों से संबंध बना रहा है। सर भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी से देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। 1974 में जेपी मूवमेंट है। जेपी मूवमेंट में मैं भी एक आंदोलनकारी छात्र के रूप में भाग लिया, और जेल में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और मेरा संपर्क हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी से हुआ। वहाँ से निकलने के बाद मैं विद्यार्थी परिषद में गया, और विद्यार्थी परिषद के बाद करीब मुझे याद आ रहा है कि 90 के दशक में, 1990 में, और उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के तो कांटेक्ट में मैं शुरू से था, लेकिन 1990 में जब यहाँ के विधायक, जो बाकी पूरा देख रहे हैं, उस समय पश्चिम पटना कहा जाता, यहाँ के माननीय विधायक हुआ करते थे नवीन जी, नवीन किशोर प्रसाद, जो अब उनके सुपुत्र नितिन नवीन विधायक हैं। तो वो अध्यक्ष बने महानगर के, और मैं उनका महामंत्री बना। वहाँ से सक्रिय भूमिका 90 से मेरी कस के शुरू हुई। उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, पटना महानगर जिला का अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश का मंत्री बना, उपाध्यक्ष बना, और फिर बाद में मुझे माननीय सुशील कुमार मोदी जी जब भागलपुर चुनाव एमपी का लड़ने चले गए, तो उस समय वो पटना केंद्रीय पटना कहलाता था, पटना मध्य केंद्रीय पटना, जो आज कुमरार आप उसको कह सकते हैं। तो वो सीट खाली हुई, और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के सहयोगी के रूप में मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा था, तो उनकी भी कृपा, बड़ी कृपा मुझ पर हुई, और अन्य पार्टी के लोगों ने भी मुझे उचित समझा, और मुझे टिकट पहली बार मिला, और मैं 2005 में ये चुनाव जीत गया। तो 2005 में चुनाव तो जीत गया, लेकिन जीतने के बाद, और जो यहाँ गवर्नर थे बूटा सिंह जी, आदरणीय बूटा सिंह, उन्होंने हम लोग को पेंडुलम बना के रख दिया। वो ओथ नहीं लेने दिया, और पेंडुलम माने अद्भुत विधायक के रूप में जनता चुन दी, और ओथ नहीं होने से आधे अधूरे विधायक, यद्यपि कोर्ट ने
उसकी मान्यता दे दी बात के। फिर दोबारा चुनाव हुआ नवंबर दिसंबर में, उसी 2005 में फिर मैं चुनाव जीता, और उसके बाद लगातार उस समय से अभी तक 4 चुनाव हुए हैं, और चारों में निरंतर एक अच्छी बढ़त से, एक बार तो बिहार में रिकॉर्ड मतों से हमने जीत हासिल की, और एक अच्छी बढ़त से हमने अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए और ये जीत जनता ने मुझे चुना। इसके लिए मैं जनता को भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी और जनता का सेवा करने का इस तरह से मुझे अवसर मिला। आपने कहा आप जेपी आंदोलन से जुड़े थे। जेपी आंदोलन के कुछ ऐसे किस्से या कहानियां जो आज के हम जैसे युवा वर्ग जानना चाहेंगे। देखिए, जेपी आंदोलन में मुझे याद पड़ रहा था 3 दिसंबर 1974 का 3 दिसंबर राजेंद्र जयंती का दिन था, और उस समय के कांग्रेस का बिहार में और देश में शासन था, बिहार में भी शासन था, और उस समय मैरवा में एक कुष्ठ आश्रम जिसका शुरुआत का वहाँ कुष्ठ आश्रम एक खुला था, उसी में राजेंद्र जयंती के शुभ अवसर पर उस समय के तत्कालीन जो स्पीकर थे हरिनाथ मिश्र, और उनको बुलाया गया था, और वो आए थे। हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, और वो देखते देखते जनता के समर्थन से, छात्रों के समर्थन से एक विकराल रूप ले लिया, और हम आप कह सकते थे कि वो सीन था, एक तरफ बंदूकें दमदम, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब, वो सीन था। गोली चलने लगी, ईंटा पत्थर भी चलने लगे, और उसी में हमारे एक छात्र का, जो उस समय मुझे नाम जरा मैं मिस कर रहा हूँ, और उसको गोली लगी, और राम अयोध्या तो उसको गोली लगी। उस समय वो बहुत छोटा था, 10वें 11वें का विद्यार्थी था, और पैर में गोली, उसको लेकर हम लोग हॉस्पिटल आए। रास्ते में मैं पकड़ा गया, पुलिस ने बेरहमी से मेरी पिटाई की, और चूँकि वो एक आंदोलन, और बाद में मुझ पर 307 वगैरह की भी धारा लगी, चूँकि पुलिस भी घायल कहीं हो गए थे, जिससे कि मुझे, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था। ज़बरदस्ती उस घायल को, उसमें एक पुलिस की मृत्यु भी हो गई, जो इस केस से बहुत संबंधित नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको फंसाना था। 307, उसके बाद 302, और ये सब DIR और मीसा, ये सारे एक्ट मुझ पर लगाए गए, और मैं गिरफ्तार किया गया। बाद में बहुत दिनों के बाद हाई कोर्ट से मेरी जमानत हुई, और मैं छूटा, और वो कहानी आज भी मुझे याद आती है। वैसी तो अनेक कहानियां हैं जो मेरे जीवन में, लेकिन आपने एक कहानी पूछा तो वो जेपी के नक्शे कदम पर भाजपा कितना चलती है, आपको क्या लगता है? जयप्रकाश नारायण जिस भारत की कल्पना किए थे, कितना उस पे बिहार अभी है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूँगा जी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण भारत माता के एक ऐसे सपूत, जिनकी जितनी बड़ाई किया जाए, और सच्चे सपूत कहें, होनहार सपूत कहें, एक अमूल्य सपूत कहें, तो उसके जेपी भारत माता के कोख से, इस जमीन से पैदा हुए ऐसे सपूत थे, जिन्होंने भारत देश को न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में इसका नाम रोशन करने का काम किया। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का वो सीन हो, क्रांतिकारी थे, हजारीपुर जेल से कूदकर भागने की कहानी हो, आज चाहे 74 आंदोलन में बुजुर्ग होने के बाद भी जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह से समाज के अन्य कुरीतियों के खिलाफ, वो केवल सत्ता के खिलाफ नहीं थी, अन्य कुरीति व्यवस्थाओं के खिलाफ थे,
जयप्रकाश का बिगुल बजा तब जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। ये नारा था और ये नारा में जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान था। मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं उसी पर आ रहा हूँ, जरा सा वो इतना व्यापक था। तो इस देशभक्त की जो भाव थी, उस देशभक्त की भाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को दिखाई पड़ती है। उस एंगल को अगर लें, सब कुछ पर डिबेट हो सकता है, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश की जो देशभक्ति का जज्बा था और भारतीय जनता पार्टी के नीति और उसके भीतर जो देशभक्ति का जज्बा है, वो एकदम मिलता जुलता है, एकदम एक तरह का है। इसलिए मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी और जेपी से जुटा। जेपी के सपने सच हो रहे हैं लगता है। देखिए, ये कोई भी चीज़, मैं आपका प्रश्न जरा जिस तरह का है उस रूप में है, और फिर आप ये मत कहिएगा कि हम बहक रहे हैं। नहीं। देखिए, जब हम लोग इस भौतिक दुनिया में उतरते हैं तो एथेंस का सत्यार्थी एक कहानी है जो मैंने बचपन में पढ़ा है। वो सत्य को देखने चला तो उसकी आंखें फूट गई। तो मेरा कहना कि इस आँख से, इस शरीर से वो जो सपना, जो बड़ा सुंदर सपना है, उसके बहुत हद तक हम पहुंच सकते हैं, बहुत दूरी तक वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सत्य अगर हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। तो आपका जो प्रश्न था कि जेपी ने जो सपना देखा था, वो उसका जो, फिर मैं आ रहा हूँ कि भारत की समृद्धि, बिहार की समृद्धि, तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तुलनात्मक मैंने शब्द कहा, जो इसके पहले जंगल राज था, जो इसके पहले जनता करा रही थी, भाग रही थी यहाँ से, जिस भ्रष्टाचार को और जिस कड़वाहट को कांग्रेसियों ने बहुत दिनों से फसल लगाया, और आंदोलन के उपज लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने तो वो लहलहा गया पेड़ भ्रष्टाचार का, और उस पर उनका जो तमाशा हुआ, और लूटपाट से लेकर गुंडा राज कहें, जो राज आप कह लें, जो गड़बड़ी कर लें, जंगल राज कर लें, उसके बाद जब खात्मा होकर जब एनडीए की सरकार आई तो फिर बिहार पटरी पर आई, फिर मोदी जी की जो सरकार आई, फिर भारत पटरी पर आया, और आज फिर भारत दुनिया में जो सरताज बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अब यही जेपी का भी सपना था, यही नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, यही एनडीए सरकार कर रही है। आप ही की बात से आपने कहा अभी से पहले की जो सरकार थी जंगल राज था, क्या लगता है बिहार में अभी जंगल राज है? मैंने फिर कहा कि कभी भी जो आपका क्वेश्चन है, अपराध होते हैं, लेकिन आज अपराध होते हैं तो अपराधी पकड़े जाते हैं। वो एक समय था जब मैं गया था थाने में, मुझे याद है कि 74 आंदोलन के बाद एक किसी काम से जब मैं थाने गया, वहाँ एक अपराध हुआ था और वहाँ गोली चली थी। उसके विरुद्ध जब मैं थाने पर एफआईआर दर्ज करने, मैं मोहल्ले की बात करता हूँ, तो मैंने देखा कि अपराधी वहीं बैठा हुआ है और उनके साथ चाय पी रहा है, और इंस्पेक्टर और अपराधी दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। उस समय मैं बैठ के अवाक रह गया उसी अपराधी के खिलाफ, और वो जो अपराधी जाने लगा तो इंस्पेक्टर साहब ने उठ के उसको गाड़ी तक छोड़ने गए। उस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है क्या भला? मैं चुपचाप वहाँ से वापस चला है। एक वो समय था, और आज एक ये समय, अपराध आज भी हो रहा है, लेकिन अपराधी 24 घंटा के नहीं, 48 घंटा के नहीं, सप्ताह भर में कम से कम पकड़ लिए जाते हैं। कोई भी अपराध क्यों नहीं रहा है? अपराध देखिए, कभी भी सत्य और असत्य, ये दोनों के सम्मिश्रण से ही देवासुर संग्राम होते रहता है।
जब सतयुग जिसकी कल्पना करते हैं महात्मा गांधी ने और राम राज को कहा गया था राम, उस समय भी अपराध होते रहे। तो ये कहना कि एब्सोल्यूट अपराध रुक जाएगा, अपराध तो एक ऐसा प्रतिरोधात्मक कीड़ा है, एक ऐसा जीन्स है, एक पागलपन है, एक रोग है जो पूर्णतः सफाया मृत प्राय हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि देवासुर संग्राम हरदम चलते रहता है। हमारे मन के भी भीतर चलता है, आपके भी मन के भीतर चलता है और समाज में भी चल सकता है। ये हम कहेंगे कि पहले से अपराध कम है या अपराध होने के बाद अपराधी पकड़े जाते हैं, क्योंकि अपराध एक मानसिक रोग भी है। तो वो मानसिक रोग तो अब वो स्वयं उत्पन्न होता है, अपराध करने की एक प्रवृत्ति जगती है कि हम किसी को, जैसे आप देखिएगा कि कई बच्चों को आप देखिएगा या कई लोगों को, और कोई कीड़ा है बैठा हुआ है उसको टॉर्चर कर दें, छिपकली है उसका पूंछ काट दे, ये क्या है? ये एक प्रवृत्ति है। अब उसको कहीं पूंछ काट दिया तो उसके मन की प्रवृत्ति है। वो जब ज़्यादा समर्थवान आदमी होगा तो आदमी का पैर काटेगा। जो किसी छिपकली का पूंछ काटेगा, अगर वो सामर्थ्यवान होगा तो आदमी का पैर काट देगा, हाथ काट देगा। तो ये एक प्रवृत्ति है, लेकिन इसके बाद अपराधी पकड़े जाएं, ये सरकार का काम है और ये सरकार बाखूबी कर रही है। बिहार बेहाल है बाढ़ से और कोरोना वायरस से, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाढ़ में तो बिहार में बाढ़ तो आई हुई है, सरकार पूरी सजगता से उसमें कार्य कर रही है। मुझे कोरोना महामारी के समय उस बाढ़ को देखने का, इस बार हम देखने का और वहाँ कुछ जाकर सहयोग करने का ये अवसर अभी तक नहीं मिल सका है। पार्टी ने भी नहीं बचा और मेरा अपना भी जो कार्य योजना है वो ये है कि हम पटना में जो पिछली बार जल जमा हुआ था, तो जहाँ की सीधी मुझे जमा रही है वो नहीं होने दूँ। तो इस बार हम लोगों ने संकल्प, हमने और सरकार ने संकल्प लिया है कि पटना में अगर पानी बरसेगा तो 12 से 24 घंटे के भीतर निकाल देंगे। और ये 12 से 24, ये तो अभी 5-6 घंटे में, अभी जितनी बारिश हुई है 6 घंटे 8 घंटे में पानी निकाल दिया है। अब कहीं इसी में एक और बात है, गंगा परियोजना है उसके वजह से सड़कें खराब हुई हैं, लेकिन गंगा सुंदर हुई हैं, गंगा का घाट सुंदर हो गया है, पानी पवित्र हुआ है। तो अब माँ गंगा हम कहते हैं उसके स्वच्छता के लिए, उसकी सुंदरता के लिए ये थोड़ी जो गड़बड़ी अभी हमको दिखाई दे रही है पटना में, सड़कों की दुर्दशा, वो गंगा परियोजना की वजह से हुई है और उसको भी हम ठीक करने में लगे हुए हैं। तो मैं, आपका जो ये प्रश्न था कि जल जमाव या बाढ़, तो मैं पटना का जल जमाव जो किसी बाढ़ से कम नहीं है उसमें लगा हूँ और संकल्पित हूँ सरकार के साथ। सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, वह अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाते कि हम लोग जल्दी पानी बरसने के बाद भी जो कटोरा नुमा पटना है उसमें से पानी खींच के निकाल देंगे। एक बात। दूसरा, कोरोना महामारी की जो बात आपने किया, हम कल से ही अपनी योजना में पहले बता दूं, और हम लोगों ने कुम्हरार विधानसभा में और मशीन अपने पैसे से खरीद कर उसमें केमिकल्स डालकर अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनडीए का भी सहायता लेंगे, सरकार का भी सहायता लेंगे, नगर निगम को भी कवर किया है। और कल से कंकड़बाग और उसके बाद शेष पटना जो इधर रेलवे लाइन के इधर है, उत्तर कुम्हरार का पटना का हिस्सा, ये दोनों स्थानों से हम लोग छिड़काव का काम शुरू करेंगे, सैनिटाइज का काम करना शुरू करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर इलाके में, हर वार्ड में अधिक से अधिक हम छिड़काव शुरू करें। यद्यपि मैं कहता चलूँगा कि नगर निगम भी इसमें काफ़ी तत्पर है, बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम लोग इसके पहले जो ये लॉकडाउन हुआ था, माने अप्रैल माह में जो लॉकडाउन हुआ था, उस समय इतनी व्यापक स्तर पर कोरोना महामारी नहीं था। भय था
इद्दे गुद्दे कहीं पता चलता था। उस समय लोगों में भूखमरी की समस्या आ गई थी। हम लोग, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने और सरकार ने खाना खिलाने का काम, भोजन का पैकेट देने का काम किया। इस बार महामारी व्याप्त है, इस बार हम लोग सैनिटाइज करने का काम करेंगे, छिड़काव का काम करेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता खुद जीने के लिए अपने को सुरक्षित और जमाने को सुरक्षित रहने का संकल्प किए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बांकीपुर में ये काम शुरू है, वहाँ का माननीय विधायक नितिन ने शुरू किया है और यहाँ पर हम लोग कल से बड़े व्यापक पैमाने पर शुरू करने जा रहे हैं। सैनिटाइजिंग के लिए इतना लेट संकल्प क्यों? जहाँ तक मुझे याद है कि शेखपुरा में आई थिंक अप्रैल में ही मैंने देखा कि सैनिटाइजिंग की जगह पर चूने से छिड़काव किया गया। मतलब चूने डाल करके लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। जो भी राजनीतिक दल रूलिंग पार्टी है, आप किस चीज़ से छिड़काव करने वाले हैं? और मेरा दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि संकल्प सैनिटाइजिंग के लिए इतना लेट क्यों, जबकि कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है? पहला सवाल है, एक तो जानकारी होना। ऐसा नहीं था कि सैनिटाइज का छिड़काव नहीं हो रहा था। आपने मेरे प्रश्न को गौर से आप उत्तर को सुनिए। ये नगर निगम और सरकार द्वारा हो रहा था। जी बिल्कुल। हम लोग सोच रहे थे कि उसके इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेगा, वो कैसे छिड़काव करेंगे, तो ये हमने उसको धीरे धीरे पता कर लिया है। अभी तक हम लोग नगर निगम और सरकार के माध्यम से जगह जगह छिड़काव करवा रहे थे। जहाँ से खबर हो रहा था वहाँ और गली गली में छिड़काव हो रहा था, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था था। ये अब मैं अपनी ओर से कल से कर रहा हूँ, इसलिए ये लेट नहीं है, बल्कि ये इंतजाम करने की बात है। जब तक कोई चीज़ का एक्सपर्ट तो हम है नहीं, केमिकल कहाँ से मिलेगा, उसका इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेगा, कौन लोग छिड़केंगे, ये सोचते। और मैंने बताया कि इसके पहले जो लॉकडाउन हुआ है वो इतना भयावह नहीं था, ये 1 महीना 1.5 महीना से भयावह हुआ है। इसके पहले जहाँ तहाँ उस समय भूखमरी की समस्या थी। उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया था कि किसी को अप्रैल, मई और जून के मिडिल तक, ये जो 2-3 महीना 3 महीना था, इस समय ये महामारी इतना व्यापक नहीं थी। महामारी से ज़्यादा व्यापकता था भूख और अनाज की कमी, जिसको हम लोगों ने फील्ड में रह के बांटने का काम सरकार के साथ किया। और अभी जो है उससे ज़्यादा महत्व का हो गया है, ये महामारी का संक्रमण फैल गया गली गली में। तो अब हम सैनिटाइज का काम पहले भी करवाते थे। ये चूना छिड़काने का पहले हम लोग काम करते थे और उसमें केमिकल मिला के छिड़ते थे, वही हम लोग को उपलब्ध था, वही जानकारी थी, वही छिड़ते थे। आपने ठीक ही कहा। अब उसके केमिकल्स हमको मिल गए हैं, हमने खरीद के लाया है और उसको जब आपको आप कहेगी तो आप दिखा भी देंगे, और बल्कि आप मंगाएंगे तो मंगा के ले आके दिखा भी देंगे। और वो हम कल से विधिवत छिड़कावेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हर उस जगह जहां उसकी ज़रूरत है वहां तक हम छिड़काव करें। विपक्ष कुव्यवस्था का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? क्या विपक्ष क्या कर रही है? कुव्यवस्था का आरोप लगा रही है कि सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, लाशों के बीच इलाज हो रहा है मरीज का, क्या कहेंगे? एक कहावत है, जो ताने देते हैं हमको, हम खोए हुए रंगरलियों में, उनको चुप चुप आते देखा हमने इन्हीं गलियों में। वो लोग हम पर चलनी हंसली सूप के जिनमें सहस्त्र को छिप, वो लोग हंस रहे हैं जिन्होंने इस देश की, इस बिहार की स्थिति, इस प्रदेश की स्थिति वो बना दिया था कि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। यहाँ से हमको अप्रोच, उस समय विधायक नहीं था मुझे याद है, और कहते थे कि अरुण बाबू आप लोग राजनीति में किसी तरह से हमारा ट्रांसफ़र करवा के और झारखंड में भेज दीजिए, कोई दूसरे जगह भेज दीजिए, बिहार में अब हमें नहीं रहना। बच्चे यहाँ से भेजे जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, मजदूर यहाँ से चले जाते थे, व्यापारी यहाँ से चले जाता था, आम आदमी यहाँ से रहने के लिए तैयार नहीं था। अब वो लोग पैरवी करके बिहार आ रहे हैं। बिहार की ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं, कंकड़ बाग और मोहल्ले की कीमतें बढ़ गई हैं। यहाँ पर पहले मुझे याद है, आज से ज़्यादा दिन नहीं, 15 साल पहले 5,000 रुपया
कट्ठा कंकड़बाग में ज़मीन मुझे ऑफर हुआ था, आज वो 1 करोड़ रुपया कट्ठा भी नहीं मिल रहा। तो ये बिहार की स्थिति बदली है। और वो लोग कहते हैं कुव्यवस्था, कमियां तो सूरज में भी दाग होता है, चंद्रमा में भी दाग होता है, दाग सूरज में भी गर्मी होती है, ताप होता है, चंद्रमा में भी दाग होता है। कमियां हैं, कमियां से इनकार नहीं करें, लेकिन हमने उनसे बहुत बेहतर स्थिति किया है और अब बेहतर करने के लिए वचनबद्ध हैं। इंसान की कमियां, इंसान की इच्छा जो उनमें ज़रूरत है वो कभी न कम होगी, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसी तरह जब तक हमारे पास ताकत रहेगी, हिम्मत रहेगा और जनता हमको चुनती रहेगी, जनता हमको इस लायक समझी रहेगी, जनता की सेवा हम करते रहेंगे। जी, इसीलिए तो आज वो विपक्ष में है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। आपका कहना है कि उन्होंने उनसे बेहतर मैं कर रहा हूँ, मीन्स हमारी पार्टी कर रही है, उन्होंने काम सही नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको उखाड़ फेंका। और जनता एक और उम्मीद करती है, विपक्ष हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, जो भी हो, जनता हमेशा चाहती है कि वो परिवर्तन की राजनीति के लिए किसी भी पार्टी को चुनती है, न कि विकल्प के तौर पर। तो विकल्प बनना तो उचित नहीं है सर। देखिए, विपक्ष जो है उसी को याद करो। बहुत सारा तो जब लड़ाई होता, आपने एक ऐसा टेक्निकल प्रश्न पूछ दिया, कूटनीतिक प्रश्न पूछा है कि भाई विकल्प चाहती है और सुधार भी चाहती है, तो वो परिवर्तन भी चाहती है। तो जहाँ तक सुधार की बात है, उस समय से आज से 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए, बहुत एगो पुरातन बिहार देखिए, जबकि पुरातन बिहार, पहले का बिहार अंग्रेज़ों के समय से पहले और अंग्रेज़ों के समय का जो बिहार था, जो कुछ भी था पूरे हिंदुस्तान में अपना एक स्थान रखता था। लेकिन बीच का जो बिहार आया, जो कांग्रेस के रिजिम का बिहार आया, जो लालू जी के रिजिम का बिहार आया, वो बिहार में कोई रहना ही नहीं चाहता था, एक बिहार। उसके बाद हम लोग का बिहार आया, वो भी 15 वर्ष हो गया। इससे आकर्षण बढ़ा है। अगर पटना की बात कहें तो पार्कों का शहर पटना को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, जबकि वो पहले मवेशियों का चरागाह था, वो घूमते थे। वो कि अगर पुलों का शहर, पुल बने हुए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। पाटलिपुत्र स्टेडियम, मैं केवल कुम्हरार की बात बता दे रहा हूँ। राजेंद्र नगर का प्लेटफार्म जो रेलवे का प्लेटफार्म है, गंगा की खूबसूरती, आप जिधर जाइएगा आपको दिखाई पड़ जाएगा। छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पटना कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब रह गया कि कमियां हैं, कमियां अभी भी हैं और कमियों को पूरा करेंगे। और इन सब के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर, आज अपराधी थाने में जाकर साथ में बैठकर चाय और सिगरेट नहीं करता है, भागा चलता है और पुलिस उसको पीछे खदेड़ती चलती है। एक वो बिहार था जब इसी शासन में अपराधी और थाना अध्यक्ष एक साथ बैठकर चाय पीते थे। जी, आपने बताया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग तो कभी कभी कोई आप टेक्निकल बात और कूटनीतिक बात जब करते हैं तो हमारे कार्यकर्ता और हम लोग दिखा देते हैं कि भाई 2005 का पहले का पसंद है कि 2005 के बाद का संबंध है, क्या वही जंगल राज करना है? और वो याद करवा के हम लोग वोट अपने ओर ट्रांसफ़र कराते हैं। तो हम तो विपक्ष जब हम पर आक्रमण करता है तो उसके रिजिम का उसको आईना दिखा देते हैं कि देखो तुम क्या थे, और उससे जनता सहम जाती रह जाए। जी, शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए।